Hello students, welcome in the third lecture of complex number. In the today's lecture, we will discuss about the terms and terminology of complex number. पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना सीखा था। तो जैसे कि आपको पता होगा कि सपोज z is equal to x plus iy, then z conjugate is nothing but x minus iy. ओके, z यदि x plus iy होता है तो z कॉन्जुगेट कितना होता है, x minus iy लिखते हैं, तो z का कॉन्जुगेट कहलाता है ये, है ना। तो पिछले क्लास में इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिस्कस किया था हम लोगों ने कि मान लीजिए ये तो आपका रियल एक्सिस और ये एक्स एक्सिस रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। कोई पॉइंट है हमारा यहाँ पे z, दैट इज x प्लस आई वाई। ओके, तो इसका जो मिरर इमेज होता है रियल एक्सिस पे, मिरर इमेज होगा x एक्सिस पे, दैट इज कॉल्ड z कॉन्जुगेट एंड दैट इज x माइनस आई वाई कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके का कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। अभी देखिए यहाँ पे, जैसे इसकी कुछ प्रॉपर्टी पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करी थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 implies that z is purely imaginary। कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब z प्लस z कॉन्जुगेट 0 होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी थी कि z माइनस z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 implies that z is purely real। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोगों ने पिछले क्लास में ही डिस्कस किया हुआ था। तीसरी प्रॉपर्टी जो कि हम लिखे थे वो लिखे थे कि z कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ओके, ये तीन प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। इसके अलावा भी कॉन्जुगेट की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एडिशन वाली प्रॉपर्टी। तो जैसे कि आपको बता दूं कि z1 प्लस z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कौन कौन से, z1 एंड z2। सो z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट कैन बी रिटन एज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसमें आप यदि ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है कि z1 प्लस z2 इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। उस पूरे का कॉन्जुगेट किया हुआ है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या हो गया, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो ये प्रॉपर्टी है और इसको हम लोग यहाँ पे बहुत इजिली प्रूफ कर सकते हैं। तो लेट z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज x1 प्लस iy1 and z2 is a complex number that is x2 plus iy2। तो z1 plus z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो कितना होगा, रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, that is x1 plus x2 plus i times y1 plus y2। ये तो हमारा हो गया कितना, z1 plus z2। अब इसका कॉन्जुगेट जब आप निकालोगे z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट, पूरे का कॉन्जुगेट, तो क्या होगा, रियल पार्ट तो वैसे ही लिखते हैं हम लोग, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसमें i की जगह माइनस आई लिखते हैं। ठीक है, तो माइनस आई y1 प्लस y2 ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इसका जो लेफ्ट साइड है वो तो हमने निकाल करके लिख लिया, z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज x1 प्लस x2 माइनस i टाइम्स y1 प्लस y2। जो राइट साइड है वो कैसे निकालूंगा, तो z1 यदि x1 प्लस iy1 है तो z1 कॉन्जुगेट कितना होगा, x1 माइनस iy1, और z2 कॉन्जुगेट कितना होगा, x2 माइनस iy2, क्योंकि z2 कितना है, x2 प्लस iy2 है, तो z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा x2 माइनस iy2। तो z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट ये निकालते हैं, दैट इज, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और राइट हैंड साइड जो है वो निकालते हैं यदि, तो z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट दैट इज x1 माइनस iy1 दैट इज z1 कॉन्जुगेट, एंड z2 कॉन्जुगेट इज x2 माइनस iy2। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा, x1 इसका रियल पार्ट, x2 इसका रियल पार्ट, तो दोनों ऐड होगा तो x1 प्लस x2
minus I/1 minus I/2, so it becomes minus I times y1 plus y2। जब इसको ऐड करेंगे दोनों को तो minus I/1 प्लस माइनस I/2 दैट इज माइनस I/1 माइनस I/2, तो इस तरीके से आएगा। इसको देखिए और इधर देखिए, तो Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट लिखना है x1 प्लस x2 माइनस I टाइम्स y1 प्लस I2, और Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट क्या हो रहा है x1 प्लस x2 माइनस I टाइम्स y1 प्लस y2, दैट मींस बोथ आर इक्वल। तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत आसान कर देता है। कभी कभी प्रॉब्लम में जब ये यूज करते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम बहुत आसानी से हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। अब यही जो बात है इसको जैसे मैंने यहाँ पे हेंस वी प्रूव दैट Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, ये प्रूफ हो गया है। तो इसी को मैंने यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर में जिस तरीके से शो किया है, इन मोर देन वन टू जो है मोर देन टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो तब भी ये रूल फॉलो होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स इन जनरल होता क्या है, इन जनरल वी कैन से Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस so on to Zn whole conjugate can be written as Z1 conjugate plus Z2 conjugate plus Z3 conjugate and so on to Zn conjugate। That means कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि एडिशन में हो उनका होल कॉन्जुगेट करेंगे वो बराबर ही होगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट एंड सो ऑन टू Zn कॉन्जुगेट। ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि हम दो में यदि इसको ट्रू कह रहे हैं तो ये 3 में भी ट्रू होगा, 4 में भी ट्रू होगा, और वो इसलिए क्योंकि देखिए 3 के लिए यदि मैं बताऊं और यही सेम रूल वहां अप्लीकेबल हो यदि, तो मैं लिख सकता हूं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल कॉन्जुगेट यदि मैं निकालूं तो मुझे एक बात पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं Z1 प्लस Z2 को एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर और Z3 को एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेता हूं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस बिकॉज दिस इज नथिंग बट Z1 प्लस Z2 एंड इट इज वन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मैं Z भी कह सकता हूं। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट। ये कहां से लगा रहा हूं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन में ये फॉर्मूला होता है उसी को मैं 3 में भी लगा सकता हूं। दैट मीन्स 3 में दो को एक लेट कर लिया और दूसरा डिफरेंट, तो अब ये अलग अलग हो गया। और फिर से यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस ये तो था ही पहले से। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल कॉन्जुगेट है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि 3 में है तो 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी, कितने भी नंबर ऑफ n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो उनका कॉन्जुगेट निकालना हो एडिशन वाले में तो भी हम इस तरीके से इजीली अलग अलग ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर सब्ट्रैक्शन एंड दैट इज आल्सो द सेम Z1 minus Z2 whole conjugate is equal to Z1 conjugate minus Z2 conjugate, and we can prove it similarly by assuming Z1 is equal to x1 plus I by 1 and Z2 is equal to x2 plus I by 2, और फिर आगे दोनों तरफ इक्वल करके शो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैं इसको देख रहा हूँ कि ये ट्रू है, तो इन जनरल जो होता है, इन जनरल ये कितने भी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रू है। दैट इज Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 माइनस सो ऑन टू Zn होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z3 कॉन्जुगेट माइनस सो ऑन टू माइनस Zn कॉन्जुगेट। तो ये भी सिमिलर वैसे ही प्लस में जैसे था उसी तरीके से माइनस में भी n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम सेम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में भी दो के लिए पहले बता रहा हूँ Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट
इज नथिंग बट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। कहने का मतलब यहाँ पे भी सेम ही जैसा है, लाइक एडिशन में भी वही हो रहा था, सब्ट्रैक्शन में भी देखिए एक साथ निकाले या अलग अलग करके करें तो बराबर ही है। उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में भी Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट इज नथिंग बट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो इसको मैं एक बार प्रूफ करके शो करता हूँ कि किस तरीके से ये ट्रू है। तो देखिए सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं Z1 कितना x1 प्लस i/1 एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i/2। Z1 इंटू Z2 निकाल लेता हूं, तो Z1 इंटू Z2 निकालोगे आप, दैट मीन्स x1 प्लस i/1 इंटू x2 प्लस i/2 मल्टीप्लाई करते हैं तो x1 इंटू x2 ये एक साथ रहेगा, और फिर i/1 इंटू i/2 दैट इज i स्क्वायर y1/2, सो माइनस y1/2 आ जाएगा वहां से। पिछले क्लास में बताया था किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो और फिर जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उसमें क्या आएगा, i टाइम्स x1y2 प्लस y1x2 दैट इज x2y1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो Z1 इंटू Z2 है। तो Z1 Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना, दैट इज x1 x2 माइनस y1/2 माइनस i टाइम्स x1y2 प्लस x2y1। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम निकालते हैं Z1 कॉन्जुगेट। तो Z1 कॉन्जुगेट तो आपको पता ही है, माइनस आ जाएगा यहाँ पे x1 माइनस i/1, और Z2 कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, Z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा x2 माइनस i/2 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। अब यदि मैं Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट निकाल लूंगा तो वो भी कितना आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए। तो वो करके देखते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो x1 माइनस i/1 इंटू x2 माइनस i/2 एंड दैट इज इक्वल टू x1 x2 पहले आएगा, क्लियर, फिर आएगा जैसे कि आपने i वाला पार्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर i स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से भी आएगा x1 x2 माइनस y1y2, तो वो वाला पार्ट रहेगा। और फिर जो है वो आपका इमेजिनरी वाले पार्ट में क्या आएगा, माइनस i टाइम्स x1 y2 माइनस i टाइम्स x1 y2, एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ, और फिर आएगा माइनस i टाइम्स x2 y1 माइनस i टाइम्स x2 y1। तो यहाँ से जब हम लोग करेंगे इसको थोड़ा कैलकुलेट, तो x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस यहाँ से i कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x1 y2 प्लस x2 y1। कितना आ रहा है, ये इतना ही आ रहा है, जितना Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट आया था उतना ही यही आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है, हेंस वी कैन से दैट Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, सो इट इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या सब्ट्रैक्शन वाला जो बताया था उसमें ये ब्रेक हो जाता है, मतलब कॉन्जुगेट जो है वो इंडिविजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर पे लगा के हम लिख सकते हैं। अब बात आती है कि जब 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए भी हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कि Z1 Z2 Z3 से लेके Zn तक कॉम्प्लेक्स नंबर है, होल कॉन्जुगेट है, उसको हम लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट एंड सो ऑन टू Zn होल कॉन्जुगेट। ये बात भी हमें समझनी होगी। दैट मींस इन जनरल क्या होता है, कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उनका मल्टीप्लिकेशन का होल कॉन्जुगेट लिखा हुआ हो तो उसको हम ब्रेक करके लिखा जा सकता है। और इस यहीं से एक और जो इंपॉर्टेंट डिडक्शन निकलता है, दैट इज Z टू द पावर n कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट टू द पावर n। ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि मैं सिंपली इसको प्रूफ करूं तो मैं लिख सकता हूं कि Z टू द पावर n कॉन्जुगेट का मतलब होता है Z इंटू Z n टाइम्स और उसका होल कॉन्जुगेट, ओके, क्योंकि Z टू द पावर n मींस Z इंटू Z n टाइम्स
एंड दैट इज इक्वल टू जेड इंटू जेड एन टाइम्स होल कॉन्जुगेट, इसको लिख सकते हैं। तो यहां से आएगा जेड कॉन्जुगेट इंटू जेड कॉन्जुगेट इंटू जेड कॉन्जुगेट एंड सो ऑन टू एन टाइम्स, एंड दैट इज नथिंग बट जेड कॉन्जुगेट होल टू द पावर एन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे एन क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, एन इज एनी नेचुरल नंबर, तो उस कंडीशन में हम ये जो है वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर z1 divided by z2 whole conjugate is nothing but equal to z1 conjugate divided by z2 conjugate। z1 z2 यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z1 by z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate upon z2 conjugate होता है, और इसको भी हम इजिली पिछले बार की तरह ही z1 z2 को कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करते हुए इजिली प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इसका प्रूफ है वो ये है कि लेट z1 is equal to x1 plus i/1 and z2 is equal to x2 plus i/2। तो z1 by z2 पहले निकाल लेता हूँ कितना आएगा, and that is equal to x1 plus i/1 divided by x2 plus i/2। ओके, ये आता है। और फिर इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं, हम पहले x2 माइनस i/2 इसके कॉन्जुगेट जो डिनोमिनेटर में है उसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक। यहां से हमारे पास जो आता है वो एक्सप्रेशन क्या आएगा, x1 x2, और फिर यहां से आएगा प्लस y1 y2। आप करके एक बार देख सकते हैं, आई स्क्वायर है, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस हो जाएगा। फिर आएगा हमारे पास x1 y2 प्लस y1 x2। तो यहां से हम जब लिखेंगे तो प्लस में हमारे पास आई y1 x2 रहेगा और माइनस में हमारे पास x1 y2 रहेगा। तो माइनस यदि कॉमन ले ले माइनस आई तो हमारे पास बचेगा क्या, x1 y2 माइनस x2 y1, और नीचे जो बचेगा वो क्या बचेगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये आने वाला है हमारा z1 अपॉन z2। और फिर जब हम z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस i टाइम्स x1 y2 माइनस x2 y1 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। क्योंकि ये रियल पार्ट है, रियल नंबर है, उससे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी वाला पार्ट हो गया। तो ये जो कॉन्जुगेट बचेगा वो हो जाएगा हमारे पास x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, माइनस आई की जगह जो है वो यहाँ प्लस आई आ जाएगा क्योंकि आई की जगह माइनस आई से रिप्लेस करेंगे, इंटू x1 y2 माइनस x2 y1 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब हम करते हैं z1 कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। तो z1 कॉन्जुगेट आएगा x1 माइनस i/1 और z2 कॉन्जुगेट आ जाएगा x2 माइनस i/2। क्लियर। तब हम निकालेंगे यहाँ पे z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z2 कॉन्जुगेट कितना होगा। तो z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, एंड दैट इज x1 माइनस i/1 अपॉन x2 माइनस i/2 डिवाइड बाय, इसको डिवाइड करना है तो इसके लिए इसका x2 प्लस i/2 और x2 प्लस i/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिए कितना आएगा, x1 x2 तो इधर आएगा, फिर इधर आप ध्यान से देखेंगे तो i इंटू आई स्क्वायर, तो माइनस लगा हुआ है आई स्क्वायर के साथ तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस y1 y2, ये तो ऐसा ही दिख रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 y2 प्लस में है और माइनस i टाइम्स y1 x2 है, तो सिंपली इसको मैं i प्लस आई टाइम्स x1 y2 माइनस x2 y1 लिख सकता हूँ। और नीचे तो आप देखेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो वहां से आएगा x2 स्क्वायर
प्लस y2 स्क्वायर। वहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं ये जो टर्म है वो क्या है, x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस i टाइम्स x1 y2 माइनस x2 y1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो ये देखिए ये जो टर्म है कितना है और ये जो टर्म है वो कितना है, दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब z1 z2 होल कॉन्जुगेट इज नथिंग बट z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट के ही बराबर होता है। तो ये कॉन्जुगेट की ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हम याद रखेंगे, तो हम क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पे इसको अप्लाई करेंगे, अच्छे से इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉन्जुगेट के कुछ प्रॉपर्टीज जिनको हमें याद रखना है। दूसरा जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करने वाले हैं दैट इज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड इज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस किसको कहते हैं, तब सबसे पहले तो ये समझना होगा। जैसे मान लीजिए ये आर्गेन प्लेन है, क्या है ये आर्गेन प्लेन है, और ये एक पॉइंट है P दैट इज z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इसका मतलब ये होता है कि ये जो P पॉइंट है उसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है, x है ओरिजिन से, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना है, y है। तभी उस पॉइंट को हम x प्लस आई वाई कहते हैं आर्गेन प्लेन में। तो आप देख रहे होंगे ध्यान से कि O यहाँ है और ये P पॉइंट यहाँ है, तो O से लेके P तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम मॉडुलस ऑफ z कहते हैं, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहते हैं, ठीक। सो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z z equal to x plus iy is denoted as mod z and is defined as modulus of z is equal to root under of x square plus is distance of z from origin। क्या है ये, ओरिजिन से कितना दूर है, कोई भी पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है ये बताता है मॉडुलस ऑफ जेड। जैसे O से लेके P तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड कहेंगे, क्लियर। और ये कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे देखिए आप 90 डिग्री बन रहा होगा, जैसे ये OPM ट्राइंगल है, तो यहाँ पे जो पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, पैथागोरस का थ्योरम क्या है कि जो हाइपोटेनस होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ जेड दैट मींस ओपी जो है वो कितना है, मॉडुलस ऑफ जेड है, और वो कितना होगा, रूट अंडर ऑफ ओएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो क्या बताता है कि वो ओरिजिन से कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है उसका, ठीक है। पहले भी जब हम लोग रियल नंबर का मॉडुलस निकाल रहे थे, जैसे मॉडुलस ऑफ 2, तो 2 क्या है, रियल नंबर है, इसका मॉडुलस 2 ही लिखते हैं, और -2 का भी मॉडुलस कितना लिखते हैं हम लोग, +2। इसका मतलब क्या होता है कि जो आर्गेन प्लेन है उसमें 2 कहाँ है, जैसे 1 और ये 2 है मान लीजिए, और ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ये कितना दूर है, ये पॉइंट 2 डिस्टेंस दूर है, तो इसलिए इसका मॉडुलस 2 है। और -2 जैसे हम बात कर रहे हैं तो -2 भी कितना दूर है ओरिजिन से, ये डिस्टेंस कितना है, 2 का ही डिस्टेंस है, तो 2 ही लिखते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से हम सीखने वाले हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में यदि लिखा हुआ है तो उसका मॉडुलस क्या बताता है हमें, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओके। एंड द मॉडुलस ऑफ z इज नथिंग बट रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं फिलहाल के लिए। एंड फर्स्ट पॉइंट इज मॉडुलस ऑफ z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, 0 से कम हो ही नहीं सकता,
हमेशा क्या होता है, जीरो या तो जीरो से ज्यादा होता है। लेकिन इफ मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, दैट सिंपली इंप्लाई दैट जेड इज इक्वल टू जीरो, प्लस जीरो है और सिंपली यू कैन से दैट जीरो, क्योंकि ओरिजिन ही एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से जीरो है, ठीक है ना। सो मॉडुलस ऑफ जेड जीरो किसका होगा, जीरो पॉइंट का ही होगा, मतलब ओरिजिन का ही होगा, क्योंकि ओरिजिन ही ऐसा पॉइंट है जो खुद से उसकी दूरी जीरो है। बाकी कोई भी पॉइंट आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में ले लीजिए, सबका कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा और वो पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव मेजर करते हैं हम उसको, है ना, निगेटिव में तो डिस्टेंस होता नहीं है। तो इसीलिए मॉडुलस ऑफ जेड जीरो या तो जीरो से बड़ा नंबर होता है और इसकी वैल्यू निगेटिव कभी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड इज अ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जेड फ्रॉम ओरिजिन, क्लियर। तो ये मॉडुलस ऑफ जेड का कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात यहां से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट तो ओरिजिन है और इसको मैं जेड कह रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं इस सर्कल पे लाई करने वाले, मान लीजिए मैंने ये ओपी जो लेंथ है ना, ओ से लेके पी तक का जो लेंथ है, उसी लेंथ का, उसी रेडियस का एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट होंगे, मान लीजिए पॉइंट क्यू है, तो ओ क्यू भी कितना होगा, वो भी मॉडुलस ऑफ जेड ही होगा। मान लीजिए पॉइंट आर है, तो ओ से लेके आर तक का भी डिस्टेंस कितना होगा, मॉडुलस ऑफ जेड के ही बराबर होगा। तो एक सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब का मॉडुलस जो है, उन सभी पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सारे के सारे पॉइंट्स, उनको उनका मॉडुलस सेम होता है, ठीक है ना। तो ये भी यहां से हम समझ सकते हैं, दैट इज दिस इज 1 एंड 2 नंबर इज पॉइंट्स lying on a circle having center at origin, having center at origin, having same modulus of each point on it। तो ये कॉन्सेप्ट बन जाता है और इसी को मॉडुलस के बारे में हम लोग बाद में और भी डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक। तो मॉडुलस को समझ जाइए कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मॉडुलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, मॉडुलस ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस को डिनोट करता है, ठीक। अब जैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज z इज इक्वल टू 3 + 4i, है ना, 3 + 4i इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मॉडुलस कितना होगा, तो मॉडुलस ऑफ z इज नथिंग बट इज इक्वल टू √x² + y²। तो x क्या है, 3 है और y कितना है, 4 है। तो ये कितना आएगा, 9 + 16 एंड दैट इज √25, सो इट इज 5। तो ये हमें क्या पता चला कि ये जो 3 + 4i जो पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये जो 3 + 4i है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 5 डिस्टेंस है। मतलब x एक्सिस, y एक्सिस, ये मान लीजिए ये आपका 1 2 3 और ये 1 2 3 4, ओके। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, 3 + 4i, तो यही पॉइंट है ना, दिस इज नथिंग बट 3 + 4i पॉइंट। इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो कितना है, ये डिस्टेंस 5 है, क्लियर। एंड दैट इज दिस इज 3, दिस इज 4, this distance is 3, this distance is 4, so obviously in this triangle this is a hypotenuse, it must be of length 5। so इसका 3 + 4i जो पॉइंट है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस कितना है, 5 है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 5 के बराबर है। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, और जैसे मान लीजिए z इज इक्वल टू 1/2 + √3/2i है। इसका मॉडुलस निकालते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कितना आएगा, √1/2² प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 1/4 प्लस 3/4 एंड दैट इज इक्वल टू √1, क्योंकि ये 1 + 3/4
दैट इज 4/4, तो 1 आएगा और इसका मतलब ये 1 है। इसका साफ साफ मतलब निकल जाता है कि ये जो पॉइंट है वो 1 यूनिट डिस्टेंस पे है, मतलब ये आर्गन प्लेन है, मान लीजिए ये 1/2 हो गया, क्लियर, एंड सपोज दिस इज √3/2, तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा दैट इज 1/2 प्लस √3/2i, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 1 डिस्टेंस है, क्लियर। तो ये मैथमेटिकली जो है वो हमें ज्योमेट्रिकली मीनिंग पता चलता है कि मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है मॉडुलस का कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितना दूर है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा मॉडुलस का कॉन्सेप्ट। मॉडुलस की भी प्रॉपर्टीज हैं, कॉन्जुगेट की भी प्रॉपर्टीज हैं, दोनों की मिक्स प्रॉपर्टीज भी हैं, जो कि हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले इन टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, यदि x प्लस आई वाई, तो उसका कॉन्जुगेट कितना होता है, x माइनस आई वाई। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का क्या मतलब होता है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना। और तीसरा और सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी यूज होती है, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट? So the third point is, third term which we mostly use is called argument of a complex number. Argument of a complex number. तो जैसे कि आप देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गन प्लेन में। ये हमारा आर्गन प्लेन है, इसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली और y डिस्टेंस वर्टिकली दूर है, ठीक है, ओरिजिन से। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, x प्लस आई वाई से। तो ये जो OP लाइन है, ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो किस z पॉइंट किसको हम कह रहे हैं, P पॉइंट को z कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो P पॉइंट है वो ओरिजिन से जब मैंने मिलाया इसको, तो इस एक लाइन बनाया OP लाइन। ये जो एंगल बना रहा है रियल एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, रियल एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है, ठीक है, मान लीजिए वो थीटा है, ठीक है। तो द एंगल मेड बाय द लाइन OP विद द रियल एक्स एक्सिस is called the argument of the complex number. So the definition is very simple. The angle made by the line OP with real axis that is x axis is called argument of complex number z. ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं P पॉइंट कह रहा हूं, ठीक है ना। इस फिगर में ध्यान से देखिए, तो ये जो z पॉइंट है वो किसका fx है, fx बोलते हैं, ठीक है ना। P पॉइंट का fx क्या है, z है, ठीक है ना। fx बोलते हैं, ठीक है ना। fx ऑफ पॉइंट P इज z, ठीक है। तो ये जो P पॉइंट है उसका fx z है, ठीक है ना। fx ऑफ द पॉइंट P z, और z पॉइंट का आर्गुमेंट किसको कहते हैं, ये जो O से लेके ओरिजिन से इस पॉइंट P को मिलाया है, तो वो जो OP लाइन बना है वो कुछ ना कुछ एंगल से है, ठीक है ना, रियल एक्स एक्सिस से। तो ये जो एंगल बना हुआ है ना, ये एंगल, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z कहते हैं। तो आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, ये एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान से देखिए ये एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे इस ट्राइंगल, मान लीजिए ये पॉइंट M है, ठीक है ना, और ये यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो इन ट्राइंगल OPM, यहाँ पे यदि मैं tan थीटा फाइंड आउट करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन दिस, दैट इज PM अपॉन OM, एंड दैट इज इक्वल टू PM is nothing but length y and OM is nothing but length x. क्लियर। तो यहां से थीटा हम लोग क्या कहेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
y बाई एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसमें क्या होता है, y और x दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो y और x दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, जिसके चलते क्योंकि ये ट्राइंगल में तो लेंथ के रेशियो को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो जानते हैं tan थीटा इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ बेस, तो y बाई x। अब यहाँ पे मॉडुलस हम लोग इसलिए ले लेते हैं जैसे कि हम किसी दूसरे क्वाड्रेंट में भी जब हम ये एंगल निकाल रहे हो तो हमें लेंथ की ही बात कर रहे हो, ठीक है ना। ट्राइंगल्स में हम लोग लेंथ की ही बात कर रहे हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉडुलस ले रहे हैं, बिकॉज दैट मीन्स y एंड x, सपोज दूसरे क्वाड्रेंट में तो y और x नेगेटिव भी होता है, तो वहां पे भी हम उसी ट्राइंगल का ये वाला एंगल फाइंड आउट कर रहे हो। तो थीटा जो है ये वाला एंगल वो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z कहेंगे। तो आर्गुमेंट ऑफ z कितना है यहाँ पे इस फिगर में, आर्गुमेंट ऑफ z कितना है, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा वो है, ठीक है ना। बट एक बात को यहाँ पे समझना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे कि मैं यहाँ पे इस एंगल को थीटा कह रहा हूँ, तो जैसे कि मैं दोबारा घूम करके आऊंगा यहाँ पे ही, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 2 पाई प्लस थीटा होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना होता है 2 पाई का, और फिर ये थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा। ये जो फिर से घूम करके आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 पाई प्लस थीटा हो जाएगा, समझ रहे बात। तो इसका मतलब है कि सेम पॉइंट P जो है वो बार बार जो है वो रिपीट होगा जब हम इस तरीके से घूमते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि इसका जो जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, जनरल आर्ग्यूमेंट वर्ड यूज करते हैं हम लोग, सो जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z is nothing but 2n pi plus theta where n is integer, n is integer। I यूज कर लेता हूं z क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज करते हैं, तो इंटीजर के लिए I यूज कर लेता हूं, ठीक। तो यहाँ पे एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि मान लीजिए, जो कि मैं यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल से समझा दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए z इज इक्वल टू 1 प्लस i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो 1 प्लस आई मतलब होता है कौन सा पॉइंट, ये आपका एक पॉइंट जो कि 1 प्लस आई है, ठीक है ना। सपोज इसका मतलब है कि ये पॉइंट भी 1 है और ये पॉइंट भी 1 है, तभी तो 1 प्लस आई पॉइंट है, ये z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, क्लियर। सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट z इक्वल टू 1 प्लस आई। तो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे आप, ये लेंथ कितना है 1 है, ये लेंथ भी कितना है 1 है, तो ये एंगल थीटा कितना होगा, तो थीटा जो होता है वो होता है tan इनवर्स y बाई एक्स, मॉड y बाई एक्स लिख रहा हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज मॉडुलस ऑफ 1/1, दैट इज tan इनवर्स 1, क्लियर। और ये होगा पाई बाई 4, मतलब ये एंगल जो है थीटा जिसको मैंने लिखा था वो कितना है 45 डिग्री है, पाई बाई 4 एंगल है यहाँ पे। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z दैट इज ए आर जी से डिनोट करते हैं, वो पाई बाई 4 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मैं कहूं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 2 पाई प्लस पाई बाई 4 है तो भी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज नथिंग बट इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4 वेयर n इज एनी इंटीजर। दैट मीन्स जैसे कि मैंने वहां कहा कि पहली बार जब हम घूम के गए तो पाई बाई 4 है, दूसरी बार जब घूम के जाएंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा, और पीछे से यदि हम देखें एंगल तो वो कितना है -2 पाई प्लस पाई बाई 4 है। तो इस तरीके से अलग अलग इंटीजरल वैल्यू ऑफ n के लिए आर्ग्यूमेंट जो है वो अलग अलग आता है, जो कि हमारा कहलाता है जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बट when solving the problem we are not interested in general argument of the complex number, that means जनरल आर्ग्यूमेंट तो है, लेकिन हम जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमने एक फिक्स सेट ले रखा है जिसमें से ही हम हमेशा आर्ग्यूमेंट कंसीडर करते हैं, और उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं इसी पे हमारा डिस्कशन होगा आज की क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट इज द एंगल मेड बाय द ओपी लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यू कैन से दैट रियल एक्स एक्सिस है ना। दूसरा जो यहीं पे हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ए
कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कैसे निकालते हैं ये हमें सीखना होगा, ठीक है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं। सो लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन थीटा is called principal argument of z when theta must lie between माइनस पाई टू प्लस पाई। ये रेस्ट्रिक्शन है, थीटा कहां से कहां के बीच में लाई करना चाहिए, माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में। वैसे तो मैंने अभी बताया कि जनरल वैल्यू जो होती है वो तो 2n पाई प्लस थीटा होता है, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं, जो कि हम इन जनरल यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस के अंदर, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और यू कैन आल्सो से दैट इट एज एम्पलीट्यूड। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड और सिंपली आर्ग्यूमेंट, ठीक है। That means either stated in the problems or not stated. Argument means principal argument, or amplitude means principal argument. That means you always have to find that values of theta which must lie between minus pi to plus pi, and that is the only values which are called principal argument. And इसका रीजन भी है, क्योंकि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो 0 to pi by 2 में ही सारा नंबर आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो पाई तक आ जाएगा, मतलब ये 0 और ये पाई, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 to पाई वाले में फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट सारा कवर अप हो जाएगा। और जब माइनस पाई टू 0 की बात कर रहे हैं तो देखिए इधर से जो एंगल हम लोग लेते हैं जिसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, ये तो होगा हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में ये 0 और इधर से यही पॉइंट क्या कहलाता है, माइनस पाई भी कहलाता है, ठीक है, पीछे की तरफ। तो सारा का सारा जो क्वाड्रेंट है, कहीं पे भी कोई पॉइंट है वो कवर अप हो जाता है इसी रीजन के अंदर। इसीलिए इसी वैल्यूज के अंदर जो है जब हम आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक। तो अभी जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की कुछ कंडीशंस। तो वहां पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कैसे फाइंड आउट करें। उसके लिए फाइंड, पहला तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा उसमें अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y बाय x, ये निकाल लेना है, ठीक। सबसे पहला काम यही करना है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे क्या, फर्स्ट व्हेन x पॉजिटिव कॉमा y पॉजिटिव, मतलब इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, पहला क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब उसका x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स इस तरीके का केस है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है, कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दैट इज x प्लस आई वाई में x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, क्लियर। एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इस केस में कितना होता है, थीटा होता है, और वो कितने के बराबर होता है, वो अल्फा के ही बराबर होता है, मतलब tan इनवर्स मॉड y बाय x से ही निकलेगा, क्योंकि y और x दोनों पॉजिटिव है। तो मान लीजिए मैं इसको x कह रहा हूं और ये y है, तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकालोगे, पहले तो ये एंगल अल्फा निकालोगे, दैट इज tan इनवर्स मॉड y बाय x, और ऑब्वियस सी बात है वो तो थीटा के ही बराबर होगा, तो थीटा ही हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाता है इस केस में। दैट मीन्स थीटा इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इन दिस केस। तो यहाँ पे जो थीटा है उसी को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ये जो एंगल बन रहा है, समझ रहे हैं बात। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i, क्लियर। अब इसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम अल्फा निकाल लेते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x, and that is tan inverse root 3, and that is equal to pi by 3, or you can say that 60 degree.
अब हम देखेंगे कि क्या ये किस क्वाड्रेंट में है। सो सिंस z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर होगा, अल्फा के ही बराबर होगा, मतलब इसी एंगल के बराबर होगा। समझ रहे हैं बात? एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू π/3। तो जब नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो tan इनवर्स मॉड y/x जितना आता है वही हमारा क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट कहलाता है। मतलब आएगा क्योंकि ये एंगल तो अल्फा निकाला है ना हमने, tan इनवर्स मॉड y/x से हम क्या निकालते हैं, ये एंगल निकालते हैं, इसी को हम आर्ग्यूमेंट कह रहे थे, थीटा कह रहे थे। समझ गए बात? ये कंडीशन हो गई। अब दूसरा देखते हैं, सेकेंड केस, वेल x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। समझ रहे हैं बात? सेकेंड क्वाड्रेंट। इधर क्या होता है, हमारा पॉइंट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर वो इधर होगा, ठीक है, इस साइड में होगा। और इधर जो पॉइंट है z, उसमें ये डिस्टेंस नहीं, ये z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो पॉइंट है उसमें ये x है, और ये डिस्टेंस कितना है, y है, ये लेंथ y है, ये x और ये y। क्लियर? डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, ये पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये x है ना, x, 0 होगा ये पॉइंट, और ये होगा इधर जो पॉइंट होगा दैट इज 0, y होगा। डिस्टेंस तो ऑब्वियसली मॉडुलस ऑफ x होगा। क्यों? क्योंकि x नेगेटिव है इधर, बट डिस्टेंस तो मॉडुलस ऑफ x लेते हैं। तो इस ट्राइंगल में अल्फा कैसे निकलेगा, ये एंगल अल्फा कैसे निकलेगा, आर्गुमेंट कितना है इसमें, थीटा है। समझ रहे हैं बात? आर्गुमेंट किसको कह रहे हैं हम लोग, थीटा को। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसके अंदर अल्फा निकालेंगे। अल्फा पहले ही बताया था मैंने, tan इनवर्स मॉड y/x से निकलता है, वो ये एंगल देगा। क्यों ये वाला एंगल इससे निकलेगा, क्योंकि ये देखिए ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, तो ये y तो पॉजिटिव ही है, बट यहाँ इधर वाले केस में x निगेटिव होता है। तो इस ट्राइंगल में tan अल्फा कैसे निकालोगे आप, tan अल्फा निकलेगा कितना, मॉड y अपन मॉड x, क्लियर, p/b। बट y तो पॉजिटिव ही है, बट x निगेटिव होने के चलते बस वी कैन राइट इट एज मॉडुलस ऑफ x। सो अल्फा इज नथिंग बट tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड y अपॉन मॉड x इज मॉड y/x। बट दिस इज नॉट कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये तो ये वाला एंगल निकाला है हमने। हमें कौन सा आर्ग्यूमेंट किसको कहेंगे, इस एंगल को कहते हैं। समझ रहे हैं? दिस एंगल फ्रॉम द रियल एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस से जो एंगल बन रहा है। तो थीटा कैसे निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा, वो तो थीटा होगा, ये होगा, और ये कितना होगा, ऑब्वियस की बात है, पाई माइनस अल्फा होगा। ये पूरा एंगल कितना होता है, पाई, यहां से यहां तक पूरा एंगल कितना होता है, पाई। ये पूरा एंगल कितना होता है, पाई। ये एंगल यदि अल्फा है तो ऑब्वियस सी बात है, अल्फा कम पे हम लोग रुक गए, तो ये वाला एंगल तो पाई माइनस अल्फा होगा ना। समझ रहे हैं बात? और ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y/x। इससे हमारा इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसी एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये z कितना है, -1 प्लस √3i है। छोटा छोटा एग्जांपल लेकर के हम आसानी से प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। तो जैसे कि -1 प्लस √3i है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है या एम्पलीट्यूड निकालना है। सिंपली यू हैव टू फाइंड द आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन इज फाइंड आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो कैसे निकलता है, तो सबसे पहले तो हम लोग अल्फा निकालते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो अल्फा कितना होगा, tan इनवर्स मॉड √3/-1, and that is nothing but tan inverse √3, because it is nothing but tan inverse minus √3, and it is tan inverse √3, and that is nothing but π/3, that is 60 डिग्री। तो अब जब हम देखें कि ये कहाँ लाई कर रहा है, सिंस z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में है ये। समझ रहे हैं बात, कहाँ है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि इसका x जो है वो निगेटिव है। -1, √3 कहाँ होगा, तो आप सिंपल सा समझ सकते हैं, -1 पॉइंट तो इधर होता है और √3 कहीं यहाँ होगा। तो मतलब इधर ये -1 प्लस √3i कहाँ होगा, कहीं इधर होगा, ये वाला पॉइंट। तो मतलब ये पॉइंट कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सिंस z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट,
सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्चुअली आप ये वाला एंगल निकाल रहे हो, ये डिस्टेंस तो 1 है ना, देखिए, और ये डिस्टेंस कितना है, √3 है। तो अब ये एंगल अल्फा कैसे निकलेगा, tan अल्फा क्या होता है, √3/1। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भले ही -1 है लेकिन ये डिस्टेंस तो 1 है, पॉजिटिव है, तो इसलिए मॉडुलस लिख लेते हैं, समझ रहे हैं बात। और इससे हमें निकलता है कि अल्फा π/3 है, यह एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड π/3 डायरेक्टली नहीं होगा, क्योंकि हम तो आर्ग्यूमेंट इसको कह रहे हैं, रियल एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, तो ये तो पाई माइनस अल्फा होता है ना, समझ रहे हैं बात। ये एंगल अल्फा है तो ये कितना बचेगा, पाई माइनस अल्फा। सो इट इज पाई माइनस अल्फा एंड दैट इज पाई माइनस π/3 एंड दैट इज नथिंग बट 2π/3। तो आर्ग्यूमेंट निकालना जो है वो एक तरीके से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्ग्यूमेंट का। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड केस क्या हो सकता है। तीसरा केस ये हो सकता है कि एक्स और वाई दोनों ही निगेटिव हो, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो। थर्ड केस इज व्हेन एक्स इज नेगेटिव, वाई इज नेगेटिव, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा है, इस तरीके का केस है। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉइंट कहीं जेड जो है वो इधर है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये मॉडुलस ऑफ एक्स होगा, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में डिस्टेंस की बात करें, और ये मॉडुलस ऑफ y होगा ये डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है। तो ये एंगल अल्फा जो है वो कैसे निकलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अल्फा कितना होता है, फॉर्मूला पहले ही बताया मैंने, tan इनवर्स mod y बाय x, दैट mod y अपॉन mod x भी लिख सकते हैं। तो बहुत आसानी से हम ये अल्फा एंगल निकाल सकते हैं। जहां तक बात है ये पूरा एंगल यदि हम फाइंड आउट करें तो इसको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कहेंगे, बट जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट होती है वो -π से +π के बीच में लाई करता है। थीटा कहां से कहां के बीच में लाई करता है, -π टू +π। मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आपको क्लॉकवाइज जाना है, जिससे कि आप हमेशा -π से +π के बीच में ही आपका आर्ग्यूमेंट लाई करे, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको बता रहा हूं, यदि मैं इसका आर्ग्यूमेंट कहूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, पाई प्लस अल्फा है, जैसे कि आपको दिख रहा है। और जैसे मैंने कहा कि जनरल आर्ग्यूमेंट जो होता है जेड, वो होता है 2nπ प्लस जो भी एंगल हो, तो 2n इसका कितना हो जाएगा, 2nπ प्लस पाई प्लस अल्फा। अब यदि मैं n की जगह -1 पुट कर लूं, n की जगह क्या पुट कर लूं, -1, तो ये कितना हो जाएगा, -2π प्लस पाई प्लस अल्फा। तो ये आप ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा -π प्लस अल्फा। क्लियर। तो n की वैल्यूज में हम पुट करते हैं -1, तो ये आ रहा है ना, तो -π प्लस अल्फा, यदि ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, -π प्लस अल्फा होगा, समझ रहे हैं बात, जो कि -π से +π के बीच में लाई करता है। यदि मैं चाहूं तो पाई प्लस अल्फा भी इसका आर्ग्यूमेंट लिख सकता हूं, बट दैट इज नॉट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, दैट इज जनरल आर्ग्यूमेंट। पाई प्लस अल्फा n की जगह यदि मैं 0 पुट कर दूं तो भी तो हमें मिलेगा ना, पाई प्लस अल्फा मिलेगा n इक्वल टू 0 पुट करने से, और वो आर्ग्यूमेंट जनरल आर्ग्यूमेंट में से एक है। बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कब निकलेगा, जब n की जगह -1 पुट हो रहा है, जिससे कि -π से +π के बीच का नंबर हमें मिलने वाला है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और इसीलिए इस केस में जो हमारा थीटा होता है, ये जो एंगल होता है, उसी को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, रियल एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो इस केस में थीटा कैसे निकालते हैं हम लोग, -π प्लस अल्फा। क्लियर, -π प्लस अल्फा से निकलेगा। तो इसी एग्जांपल में मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ मान लीजिए -1 -√3 आई है, ठीक है। तो अब इसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेगा, इसका पहले तो अल्फा निकालेंगे, दैट इज tan इनवर्स -√3 अपॉन -1 एंड दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स √3 हो जाएगा, और ये π/3 आएगा। क्लियर, यहां से π/3 आया, लेकिन आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेगा, क्या देख करके कि हम देखेंगे कि z कहाँ लाई कर रहा है, तो z थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बिकॉज -1 -√3 ये पॉइंट कहाँ है, तो दिमाग लगाइए, -1 मतलब -1 इधर कहीं होगा और -√3 इधर कहीं होगा। तो -1 -√3 जो पॉइंट है, -1 -√3 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो यहाँ कहीं है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल हमने निकाला है कितना, π/3। बट हमें कौन सा एंगल चाहिए, इधर वाला एंगल जब लेंगे तब हम जाएंगे कहाँ पे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने थे। तो इसीलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इस केस में हो जाता है, हम लिखेंगे सिंस जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, so argument of z is minus pi plus alpha, and that is minus pi plus π/3, and that is minus 3 pi plus pi, that is minus 2 pi/3, and that belongs to minus pi to plus, minus pi से प्लस पाई के बीच का ही नंबर है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम तीसरा केस, और जो सबसे लास्ट केस है, फोर्थ केस, केस 4, वो क्या है, इवन x इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, समझ गए मतलब। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, x एक्सिस y एक्सिस, ये वाला एंगल आप अल्फा निकालेंगे किस तरीके से, यहाँ पे तो x तो पॉजिटिव रहता है, y रहता है नेगेटिव, तो इसलिए ये डिस्टेंस कितना है, मॉडुलस ऑफ y है, तो tan अल्फा निकलता कैसे है, tan इनवर्स मॉड y/x से निकल जाएगा ये आपका, हाँ ये एंगल ऐसे निकलेगा। बट आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो कि थीटा होता है, ठीक है ना, वो इस केस में कितना होगा, माइनस ऑफ अल्फा होगा, क्योंकि इधर से इधर की तरफ जब एंगल आप लेंगे, वैसे तो आप इधर से पूरा मूव करके इधर तक आएंगे तो वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z ही कहलाएगा, बट दैट इज नथिंग बट 2 पाई माइनस अल्फा। ये एंगल कितना है, 2 पाई माइनस अल्फा। तो यदि मान लीजिए मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z इस केस में 2 पाई माइनस अल्फा कहता हूँ, ठीक है, 2 पाई माइनस अल्फा, तो जनरल आर्ग्यूमेंट तो इसका कितना हो जाएगा, जनरल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा 2n पाई प्लस 2 पाई माइनस अल्फा, क्लियर। अब n की जगह यदि मैं -1 पुट कर दूं तो आप ध्यान से देखिए, तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1, दैट इज -2 पाई प्लस 2 पाई माइनस अल्फा, और -2 पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस अल्फा। तो अल्फा जो एंगल है ना, आप देख रहे हैं वो 0 से π/2 के बीच में है, तो माइनस अल्फा ऑब्वियसली माइनस पाई से प्लस पाई के बीच का ही नंबर होगा ना। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कैसे निकलता है, माइनस अल्फा करके, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ऑब्वियस सी बात है, सेम माइनस अल्फा के बराबर रहने वाला है, ठीक। दैट इज दिस, जो भी रहेगा उसका माइनस साइन लगा देंगे। तो जैसे कि मैं इसी प्रॉब्लम में बार बार बता रहा हूँ, तो 1 माइनस √3 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अब ये अल्फा कैसे निकलेगा इसमें, tan इनवर्स -√3/1, एंड दैट इज tan इनवर्स √3, और वो तो π/3 आ रहे हैं, यहाँ सेम ही आएगा सभी केस में अल्फा। सिंस z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों है, क्योंकि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, ये x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो कि थीटा होता है वो कितने के बराबर होगा, माइनस ऑफ अल्फा, इसमें माइनस लगा देंगे, ठीक है, दैट इज -π/3। सो दैट इज द कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरीके से हम अलग अलग क्वाड्रेंट में जो है वो निकाल सकते हैं आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का, और बहुत आसानी से हम इसका याद भी रख सकते हैं। मान लीजिए ऐसे समझिए, यहाँ कोई पॉइंट है z, और ये एंगल यदि आपका अल्फा आया तो आर्ग्यूमेंट कितना होगा z का, अल्फा ही होगा, क्लियर। इधर कोई पॉइंट है, अल्फा कितना है वो तो आपको पता ही है, tan इनवर्स मॉड y/x होता है फॉर्मूला। इधर ये पॉइंट है और ये एंगल अल्फा है, दैट इज tan इनवर्स मॉड y/x है, और z ये है। तो इस केस में जो आर्ग्यूमेंट होगा वो कितना होगा, पाई माइनस अल्फा होगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कितना होता है, पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, ये एंगल मान लीजिए अल्फा है और ये पॉइंट z है, तो इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा, ऑब्वियसली बात है माइनस पाई प्लस अल्फा होता है, और आपको आराम से याद रख सकते हैं, पाई माइनस अल्फा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ कितना होता है, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, मतलब यहाँ पाई माइनस अल्फा, यहाँ माइनस पाई माइनस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना होगा, ये एंगल यदि जो है वो आप निकालेंगे तो अल्फा ही कहेंगे इस एंगल को, सभी में हम लोग अल्फा कह रहे हैं, ये एंगल निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले से, tan इनवर्स मॉड y/मॉड x से। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना होता है, माइनस ऑफ अल्फा होता है। तो ध्यान से देखिए, इधर अल्फा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा है, माइनस लग गया है।
सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई माइनस अल्फा होता है। और अल्फा निकालते कैसे हैं? tan इनवर्स मॉड y बाय x से। क्लियर? तो सिंपल है, ये फिगर याद रखेंगे तो बाकी चीजें जो है वो याद रखने की जरूरत पड़ती नहीं है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कि यदि नंबर प्योरली रियल होगा और पॉजिटिव प्योरली रियल होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट 0 होता है। तो नोट करके इस पॉइंट्स को लिख लेंगे कि इफ नंबर इज पॉजिटिव प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। इफ नंबर इज पॉजिटिव प्योरली रियल देन आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू 0। आर्ग्यूमेंट कितना होता है? 0 होता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। लाइक यदि z जो है वो 2 है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा? 0 होगा। कैसे? ये जो 2 होता है वो कहां पे लाई करता है? ओरिजिन के राइट साइड में, यहाँ कहीं नंबर होगा 2, दैट इज 2 प्लस 0i, समझ गए है ना, दैट इज 2, 0 पॉइंट। तो इसका ये जो ओपी पॉइंट लाइन बना यहाँ पे वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 ही तो बना रहा है। तो आर्गुमेंट यदि x पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के को छोड़ के इधर की तरफ राइट साइड में कोई भी पॉइंट हो, लाइक z इक्वल टू √2 हो, इसका आर्ग्यूमेंट z1 मान लीजिए, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 कितना होगा? 0 होगा। मतलब √2 भी तो इधर ही कहीं होगा ना, √2। तो √2 का आर्ग्यूमेंट कितना होता है? 0 होता है। मतलब किसी भी पॉजिटिव प्योरली रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 होगा। क्लियर? निगेटिव प्योरली रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई होता है, ठीक है। दैट मींस यदि कोई भी नंबर निगेटिव प्योरली रियल है, निगेटिव प्योरली रियल किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए -1 है, ठीक है ना, z इक्वल टू -1 प्लस 0i, तो ये प्योरली रियल नंबर है और निगेटिव है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इस केस में कितना होगा? पाई होगा। क्यों? क्योंकि ये जो p पॉइंट है, मान लीजिए ये ओरिजिन से जुड़े तो OP बना और इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, लाइक रियल एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? पाई है। किसी भी नंबर का, लाइक z इक्वल टू -5 है, इसका आर्गुमेंट कितना होगा? बिना सोचे समझे लिखिए पाई। क्यों? क्योंकि -5 कहाँ लाई करेगा? कहीं इधर निगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लाइक एक्स एक्सिस से एंगल कितना है? पाई है। और ये प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है, क्योंकि -5 टू +5 वेयर पाई इज इंक्लूडेड, दैट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, इफ ए नंबर इज पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी, है ना, प्लस में होना चाहिए नंबर, लाइक पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस पे लाई करे, लाइक इस तरीके से i 2i, इस तरीके के नंबर, तो इसी को कहेंगे ना हम लोग। तो यदि नंबर पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी है, लाइक पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी का मतलब समझिए z इज इक्वल टू i है, तो इसका आर्गुमेंट कितना होता है? π/2, ठीक है। सो इफ नंबर इज पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी देन आर्गुमेंट ऑफ z इज π/2। क्योंकि इधर कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए i की ही बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट को p कह लीजिए, अब यदि मैं इसको ओरिजिन से जोड़ूंगा तो ये एंगल कितना बनेगा? π/2। 2i का आर्गुमेंट कितना होगा? यदि 2i ले लूं तो आर्गुमेंट ऑफ z1, 2i का आर्गुमेंट कितना होगा? π/2 ही होगा, क्योंकि ये भी तो इसी लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एंगल कितना होगा? π/2 होगा। इफ नंबर इज लाइन ऑन नेगेटिव y एक्सिस, y डैश पे लाई करें, मान लीजिए नेगेटिव y एक्सिस, इसका मतलब होता है नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी, है ना, माइनस उसका साइन में है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए z इक्वल टू -i, ये कहाँ होगा? तो -i तो यहाँ पे होगा कहीं, है ना। तो इस केस में जो आर्गुमेंट होता है, सो देन इन दिस केस देन आर्गुमेंट इज -π/2। इस केस में आर्गुमेंट -π/2 होता है, दैट मींस z इक्वल टू -i का आर्गुमेंट कितना होगा? -π/2।
फिगर बना देता हूँ जिससे कि आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या आर्ग्यूमेंट होते हैं और किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि ये एक आर्गेन प्लेन है। आर्गेन प्लेन में यदि कोई पॉइंट कहाँ लाई करे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करे, मान लीजिए जेड ये है, तो इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना होगा, 0। कोई पॉइंट यदि यहाँ लाई करे, है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करे, ठीक है, यहाँ पे लाई करे पॉइंट, तो इस केस में जो आर्ग्यूमेंट होगा जेड दैट इज कितना होगा, π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कोई पॉइंट जेड लाई करे तो इस केस में जो आर्ग्यूमेंट होगा इस तरीके कॉम्प्लेक्स नंबर का, अब सबको मैं जेड से ही डिनोट कर रहा हूँ, बट दिस आर डिफरेंट पॉइंट्स। So in this case, when the point is lying in the first quadrant, then argument of z is alpha. Alpha कैसे निकलता है, tan inverse mod y/x। क्लियर। अब यदि पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है और z है तो इसका आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, आर्गुमेंट ऑफ z दैट इज नथिंग बट पाई माइनस अल्फा। और अल्फा तो आपको निकालना आता है। अल्फा क्या होता है, ये वाला एंगल को हम अल्फा कहते हैं, इस एंगल को अल्फा कहते हैं, ठीक है। जो वो जैसे इधर पॉइंट है तो ये वाला एंगल अल्फा है, इधर पॉइंट है तो ये वाला एंगल अल्फा है, इधर पॉइंट है तो ये वाला एंगल अल्फा है। इस केस में जब थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो अभी बताया था कि आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, जो भी है यहाँ उसमें माइनस लगा देंगे। और इधर पॉइंट है यदि तो उस केस में ये एंगल अल्फा है लेकिन इसका आर्गुमेंट कितना होगा, माइनस अल्फा होगा, है ना। तो ये बहुत आसान है, इसका अल्फा, इसका माइनस अल्फा, इसका पाई माइनस अल्फा, इसका माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। लेकिन यदि निगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इधर कहीं कोई पॉइंट जेड लाई कर रहा है, तो इस केस में आर्गुमेंट कितना होता है, और आर्गुमेंट कितना होता है, पाई। इधर के केस में कोई नंबर यहाँ पे लाई कर रहा है तो उसका आर्गुमेंट कितना होगा, -π/2। तो ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी तो मतलब 8 केसेस हो गए टोटल। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आर्गुमेंट 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट अल्फा, कैसे निकालते हैं पता ही है। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आर्गुमेंट π/2, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट पाई माइनस अल्फा, निगेटिव एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो आर्गुमेंट पाई, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो माइनस पाई माइनस अल्फा, निगेटिव पाई एक्सिस पे यदि पॉइंट है तो पाई -π/2, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो माइनस ऑफ अल्फा, जहां पे अल्फा तो आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्गुमेंट। नाउ वी विल डू सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस। नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z where z is equal to 1 plus √3i upon √3 plus i। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट, और जब भी आर्गुमेंट की बात की जाए तो हम हमेशा क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट निकालते हैं। आइदर स्टेटेड इन द प्रॉब्लम और नॉट स्टेटेड, वी ऑलवेज फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना आपको मैंने बताया है। वहां पे क्या होता है, आर्गुमेंट कहां से कहां तक लाई करता है, -π से लेके +π के बीच में ही लाई करता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। बट जनरल आर्गुमेंट इज एनी रियल नंबर। जनरल आर्गुमेंट कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक 2nπ plus थीटा is called general argument where theta is the argument of that complex number। तो वहां पे 1 plus √3i divided by √3 plus i, इसको सबसे पहले तो हमें जैसे कि जो हम a plus ib सिंपलेस्ट फॉर्म में उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो 1 plus √3i upon √3 plus i मल्टीप्लाइड बाय √3 minus i upon √3 minus i, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 into √3 that is √3 minus 1 into i that is minus i, √3 into √3 that is 3i, √3 minus 1 that is minus √3i square, and that is √3 square minus I square. And now if you simplify it, it is √3 and this is nothing but minus of √3 into -1, that is plus √3. That is the real part because I square can be written as minus of 1. So this is simple calculation. 3i minus I is 2i and divided by √3 square is 3,
I square is -1, so it is minus of -1, so it will become +1. 2 root 3 plus 2i divided by 4, and it become 2 into root 3 plus I divided by 4, so it is root 3 plus I by 2. So the number is root 3 plus I by 2. So z is nothing but root 3 by 2 plus 1 by 2i. तो देखिए इसका मॉडुलस निकालना हो और आर्ग्यूमेंट निकालना हो, ये दोनों ही चीजें हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूले हैं मॉडुलस निकालने के, जैसे मैंने बताया कि रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मॉडुलस निकालते हैं। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हम अल्फा निकाल लेते हैं, और अल्फा कितना होता है tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा tan इनवर्स y कितना है यहाँ 1/2, सो इट इज 1/2 एंड x कितना है रूट 3/2, एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कैंसल आउट होगा यहाँ पे, and that is tan inverse 1 by root 3, and that is 30 degree, that is pi by 6. Since this number lie in first quadrant, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होते हैं मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। तो since z lies in first quadrant, so argument of z, that is theta, is nothing but equal to alpha, and that is alpha is पाई बाय 6। तो इस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट नंबर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, जिससे कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना, और भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सीखेंगे। बट सबसे पहला जो फॉर्म हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक फॉर्म, एंड दैट इज x प्लस आई वाई फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रूट 3/2 प्लस 1/2i ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। देख रहे हैं आप, दूसरा जो तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। मतलब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐसे लिख लिया था, है ना, और ये ऐसे लिख लिया, दोनों ही सेम नंबर्स हैं, ठीक है। अब इस फॉर्म को तो हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म, है ना। जैसे कि इधर लिखा हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में x प्लस आई वाई का जो फॉर्म होता है उसको कार्टेशियन फॉर्म या अलजेब्रिक फॉर्म कहते हैं। लेकिन इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दूसरे तरीके से पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पोलर फॉर्म क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम ऐसे लिखें, ध्यान से देखिए, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसके आर्ग्यूमेंट और उसके मॉडुलस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे तो फिलहाल के लिए x है, और ये क्या है हमारा y है, ठीक है। तो क्या हम x को थीटा और मॉडुलस ऑफ z के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो इसी ट्राइंगल में OPM जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल OPM पोलर फॉर्म की बात कर रहा हूं या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जिसको कहते हैं, तो इसी ट्राइंगल में OPM जो ट्राइंगल है उसमें यदि आप ध्यान से देखें तो साइन थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर p है, z है ना। तो साइन थीटा कितना होता है PM, that is perpendicular upon hypotenuse, that is OP, and that is nothing but PM कितना है y, और OP that is modulus of z. So we can write y is equal to modulus of z sin theta. Clear? लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं y को, modulus of z sin theta, because OP is nothing but the distance of the point P from the origin, that is modulus of z. यहाँ पे मैंने इस फिगर में इंडिकेट किया है। एंड सिमिलरली cos थीटा यदि मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज OM अपॉन OP, एंड OM इज नथिंग बट x, this distance is x for this complex number x plus I1, and OP is modulus of z, so we can write from here that x is equal to modulus of z cos theta. थीटा क्या है हमारा, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z है, आर्ग्यूमेंट है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका मतलब z को मैं दूसरे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। x कितना है, मॉडुलस ऑफ z cos थीटा, मॉडुलस ऑफ z cos थीटा, और y कितना है, मॉडुलस ऑफ z sin थीटा। क्लियर? इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां से ये जो मॉडुलस ऑफ z है उसको यदि मैं बाहर निकाल लूं तो मॉडुलस ऑफ z दोनों में नंबर है ना, मॉडुलस ऑफ z, तो इसको मैं कांस्टेंट की तरह से बाहर निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये जो z है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z cos थीटा प्लस i sin थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर? सो z इज इक्वल टू, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे r जो है उसको हम क्या कहते हैं, वेयर r इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ z। इसकी जगह पे ये जो नंबर है ना, इसको हम मॉडुलस ऑफ z को r से रिप्रेजेंट यदि कर दें तो r, और थीटा क्या है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट है इसका, आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमने अभी निकालना सीखा था। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस i sin थीटा। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे लिख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट कितना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो मैंने निकाला है π/6 है, और मॉडुलस ऑफ z कितना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ √3/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। ये करेंगे तो कितना आएगा, √3/4 प्लस 1/4, दैट इज √1, दैट इज 1। इसका z कितना होता है, मॉडुलस ऑफ z cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। क्लियर? ऐसे लिख सकता हूं मैं, अभी बताया था, या r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहां पे r क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z, इसकी जगह r लिख लिया है थोड़ा जल्दी से उसको बोलने के लिए। मॉडुलस ऑफ z cos थीटा प्लस i sin थीटा क्या है, उससे ज्यादा बेटर है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहां पे r मॉडुलस ऑफ z है। ठीक है ना, ज्यादा आसान हो जाता है थोड़ा लिखने में। तो मॉडुलस ऑफ z कितना है, 1 है, दैट इज r कितना है, 1 है, तो ये 1 हो गया। थीटा कितना है, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ z कितना है, π/6, दैट इज cos π/6 प्लस i sin π/6। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, √3/2 प्लस 1/2 i कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज cos π/6 प्लस i sin π/6। यहाँ पे 1 इसका मॉडुलस है और π/6 इसका आर्गुमेंट है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हमने डिस्कस किए, और भी तरीके हैं, दैट इज कॉल्ड यूलर्स फॉर्म, वेक्टर्स फॉर्म, वो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको। और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग वहां पे फिर करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे इन सब की, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मॉडुलस, कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टीज हैं। मॉडुलस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, और इनसे मिक्स वाले भी प्रॉपर्टीज हैं, कॉन्जुगेट के और मॉडुलस के, और आर्ग्यूमेंट की भी जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीजें डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।